बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का इतिहास 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग बना और भारतीय विधि आयोग बना इसने क्या बनाया, यानी जो भारतीय विधि आयोग बनाया इसने कौन सा कानून बनाया, आईपीसी बनाई। आईपीसी इंडियन दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, यानी ये बनाया। लेकिन इसका स्थान किसने लिया, बीएनएस ने लिया। यानी बीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी और आईपीसी की उस समय जरूरत क्यों पड़ी, दोनों प्रश्न आते हैं। तो क्यों पड़ी उनकी जरूरत, न्यायालय की अधिकारिता, शक्ति और नियमों की जांच करने के लिए। यानी न्यायालय यानी कोर्ट, उनकी कितनी अधिकारिता है, यानी कितनी उनकी सीमाएं न्याय करने की, उनकी शक्ति क्या है, नियमों की जांच करने के लिए। यानी कितने नियम, कैसे उनको नियमों की जांच करनी है, किस तरीके से करनी है, किस किस नियम को कैसे कैसे जांच करना है, वो सभी रूल रेगुलेशंस किसमें, बीएनएस में बताए गए, कितनी जांच करनी है। और पुलिस स्थापनाओं की जांच करने के लिए, और जो पुलिस की जो स्थापना हुई, यानी जो पुलिस प्रणाली जो एस्टेब्लिश हुई, यानी जो बनी पुलिस प्रणाली, उसमें उसकी जांच करने के लिए, और भारत में लागू कानूनों की जांच करने के लिए आयोग ने। अब बीएनएस में क्या है, बीएनएस और आईपीसी में क्या अंतर है। बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी क्या थी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसमें दंड शब्द का यूज किया गया था, इसमें क्या, न्याय शब्द का। कहीं ना कहीं वो दंड देने की, ऐसा अंग्रेजों के जमाने की तो ऐसा दिखा रहा था कि उसमें दंड दिया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, न्याय, यानी जो मुलजिम नहीं है उसको न्याय मिलेगा, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। इसलिए इसका ये थोड़ा सा अच्छा प्रभावी लगे, इसलिए भारतीय न्याय संहिता इसका नाम रखा गया, बीएनएस। और आयोग ने आईपीसी की सिफारिश कब की, यानी जो 1860 में जब आईपीसी की सिफारिश की गई आयोग के द्वारा, तो कब की गई, यानी आईपीसी जब बना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तब। और अब 2023 में जो सरकार के पास क्या क्या नए चैलेंज आए, यानी क्यों जरूरत पड़ी, कुछ चीजें वो नई जुड़ गई थी, यानी उस समय में कुछ चीजें नहीं होती, जैसे चेन स्नैचिंग यानी झपटमारी। उस समय क्या घोड़े वगैरह होते थे, यानी बाइक वगैरह नहीं होती थी, तो क्या होता था, चेन स्नैचिंग नहीं होता था। लेकिन अब चेन स्नैचिंग आया, तो चेन स्नैचिंग वगैरह और बहुत सारे अपराध हैं वो साइबर क्राइम वगैरह ऐड हो गए, तो उस तरीके से हमें कानून को बदलने की जरूरत थी। यानी 1860 के जो कानून था उसमें प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ी। 11 अगस्त 2023 में बिल विधेयक लोकसभा में आया, यानी जो 11 अगस्त 2023 को बिल विधेयक कहाँ आया, लोकसभा में आया। जो बीएनएस था उसका अधिनियम पारित कब हुआ, यानी कब जो पारित हुआ, यानी 11 अगस्त को आया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भी आया 22 दिसंबर को, फिर पारित हो गया, फिर ऐसे ही पारित कब हो गया, यानी कब हुआ, 25 दिसंबर 2023 को। और जो 2023 की जो सन थी उसमें कौन से नंबर का विधेयक था, ये 45 नंबर का विधेयक था। और बीएनएस के पुराने कानून आईपीसी का स्थान इसने लिया, यानी जो आईपीसी था इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका स्थान किसने लिया, बीएनएस ने लिया। अब जो बीएनएस है और आईपीसी में दोनों में क्या अंतर है, भारतीय यानी ये पारित कब हुआ, ये कब पारित हुआ, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो ये 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ, ये 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ। ये कब पारित हुआ, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। और ये कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। और इसमें कौन सी धाराएं जो अभी तक लागू नहीं हुई है, वो 106 का 2 धारा है, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसका कारण ये है, जैसे ट्रक वाले लोगों के खिलाफ थी, यानी यदि वो किसी को टक्कर मार के भाग जाते हैं तो उनको 1 लाख जुर्माना देना, 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। और ये बहुत सारे रूल थे उस धारा में, तो उसको अभी उनने विद्रोह कर दिया था, इस कारण से उसको अभी लागू नहीं किया गया है।
और इसमें कुल धाराएं कितनी है 358 और चैप्टर कितने 20। तो इवन इवन इसमें क्या है ऑड तो ऐसे याद कर लेंगे 511 23 यानी इसमें धाराएं कितनी 511 और कुल अध्याय कितने 23। आईपीसी से बीएनएस में क्या क्या चेंज आए यानी आईपीसी में और बीएनएस में क्या क्या चेंज आए। सबसे पहले संहिता के छोटे रूप का चेंज यानी इसमें जो संहिता है उसमें छोटा रूप किया गया यानी आईपीसी में कितनी धाराएं थी 511 और जो बीएनएस है उसमें कितनी 358 धाराएं। तो इसमें थोड़ा सा इसका स्वरूप चेंज किया गया, धाराओं के क्रम में थोड़ा सा चेंज किया, कोई धारा आगे की पीछे हुई, पीछे की आगे हो गई और कुछ धाराएं वो नई जोड़ी गई। अब कौन कौन सी धाराएं वो नई जोड़ी गई तो वो पढ़ेंगे हम। अब इसमें जो 2 का 3 है, 2 की जो धारा 3 है उसमें बालक की परिभाषा ऐड की गई, बालक की परिभाषा। और सेक्शन 48 धारा 48 है उसमें क्या ऐड किया गया, भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण यानी भारत से बाहर कोई रह रहा है कोई अपराधी और वो भारत के लोगों को किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर रहा है उकसा रहा है यानी उकसा रहा है तो उसको भी क्या कर लिया जाएगा इस धारा के अंतर्गत वहां से उठा लिया जाएगा। और 69 धारा 69 प्रवंचनापूर्ण या छल पूर्वक साधनों से यानी किसी भी छल पूर्वक साधनों से मैथुन करना ये सभी इसमें दिखाया गया है। और कोई प्रवंचन धोखा वगैरह देता है। 73 धारा 73 में क्या है, कोर्ट की परमिशन के बिना यदि कोई कार्यवाही से रिलेटेड कोई मामला मैटर प्रकाशन करता है यानी अगर जो कोर्ट ने अभी परमिशन नहीं दी है और आप किसी मुकदमा वगैरह को क्या है उसको दिखा रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं, छाप रहे हैं ये सब। और धारा 86 में क्या है, क्रूरता की परिभाषा, क्रूरता क्या है उसकी परिभाषा दिखाई गई है। धारा 95 में क्या दिखाया गया है, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेना या लगाना। 95 में क्या किया गया है, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेना। और 103(2) मूव लीचिंग, 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी को मृत्यु कर देते हैं किसी की, तो मूव लीचिंग, तो ये 103 में। 106 में क्या है, 106 की 2, कोई बांध से या आदि से मृत्यु हो जाए जो अभी लागू नहीं हुई है वो। 111 क्या है, संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। और 112 क्या है, छोटे संगठित अपराध है। 113 क्या है, आतंकवादी कृत्य हैं। ये अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते कौन कौन सी धाराएं ऐड की गई हैं नई, जो पहले आईपीसी में नहीं थी। 117 क्या है, घोर अपहति। घोर अपहति मतलब किसी को स्थायी रूप से विकलांग कर देना, कोई अंग उसका काट देना, ये सब। और 117 का 4 है, उसमें क्या है, मूव, 5 या 5 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, घोर अपहति कर देते हैं, घोर यानी ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं, वो दिखाया गया है। इसके बाद 152 क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खंडित करने में डालने वाले कार्य, ऐसा कोई कार्य आप करते हैं जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाए, ऐसा कोई कार्य करते हैं। यानी आप कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी देश है उसके साथ क्या है हमारे अच्छे संबंध है, आप किसी उनके खिलाफ युद्ध की छेड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं या अपने देश में ही कुछ उपद्रव कर देते हैं, तो क्या कर लिया जाएगा, आपको 152 धारा लगा दी जाएगी। 195 क्या है, लोक सेवक जब बलवा को दबाते हैं, जब कोई लोक सेवक है वो बलवा को दबा रहा है, बलवा क्या होता है, बल का प्रयोग, यानी दंगे में जब बल का प्रयोग कर दिया जाता है तो बलवा बन जाता है, यानी बल, फोर्स का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अगर लोक सेवक उसको दबाने गया, आप उसको धमकी दे रहे हैं लोक सेवक को, तो धारा 195 2 लग जाएगी। धारा 197 क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना। आप कोई ऐसी कोई जानकारी प्रकाशन कर रहे हैं जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाए। जैसे आप कोई ऐसे प्रकाशन आपने कर दिया कि कोई हमारा देश है, वो मित्र देश है, उसकी कोई प्रधानमंत्री है, उसको ऐसे आपने बता दिया कि वो आतंकवादी है या कुछ ऐसा आपने बता दिया और आपने ये प्रकाशन भी कर दिया
न्यूज़पेपर वगैरह में, तो आपको संप्रभुता एकता अखंडता को खंडित करने के जुर्म में आपको धारा 197 के जुर्म में जो भी प्रावधान होंगे वो किए जाएंगे। ऐसे 104 एक वो 304 में क्या, झपट मारी, चेन स्नैचिंग, यानी आप झपट मार के क्या कर रहे हैं, चेन वगैरह तोड़ के ले जा रहे हैं। ऐसे 324 में क्या है, सरकारी या स्थानीय संपत्ति को रिष्ट नुकसान पहुंचाना। आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे सरकारी या स्थानीय संपत्ति यानी सरकार की, जैसे रेल वगैरह चल रही है तो उपद्रव मचा रहे हैं या कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं सार्वजनिक जगह पे, यानी कोई सरकारी संपत्ति के साथ कोई पार्क वगैरह है या कुछ है, तो आप क्या, धारा 324 आप पे लग जाएगी। 341 में 3 और 4 फर्जी मोहर, प्लेट, ब्लेट या उपकरणों को कब्जे में रखने वाला, यानी आप क्या कर रहे हैं, फर्जी मोहर रख रहे हैं स्टाम्प पेपर बनाने के लिए या नोट वगैरह बनाने के लिए, कोई जो सरकारी कागजात हैं उनको बनाने के लिए आपके पास ये मोहर वगैरह मिलती हैं, तो 341 लगेगी। और उसके बाद धारा 358 आईपीसी को निरसृत यानी समाप्त किया जाना, यानी 358 क्या कह रही, इसी समय से अब क्या हो जाएगी, आईपीसी समाप्त हो जाएगी। और कब से, 1 जुलाई 2024 से, और बीएनएस चालू हो जाएगी, उसकी जगह ले लेगी। उसके बाद बीएनएस भारतीय न्याय संहिता यानी सेक्शन 1। अब हमने वो पढ़ लिए कि कौन कौन से सेक्शन है, वो ऐड हुए हैं इसमें, यानी नए सेक्शन। उसके बाद अब हम क्या पढ़ते हैं, बीएनएस ही पढ़ते हैं अपनी। अब बीएनएस सेक्शन 1 सेक्शन 1 में क्या बताया, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यानी कब ये प्रारंभ, संक्षिप्त नाम क्या है इसका, तो इसका नाम क्या है, भारतीय दंड नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब जो हमारा संविधान बना, उसके बाद जो गणतंत्र हुआ हमारा देश, उसके कौन से वर्ष का संसद बिठाई गई है, तो 74वें नंबर की, यानी 74 वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित ये पारित किया गया, यानी प्रारंभ कब से हुआ, 1 जुलाई 2024 से। ये लागू, अब ये किस किस पे लागू होगी, क्या ये केवल भारतीयों पर ही लागू होगी या विदेशियों पर भी होगी, तो विदेशियों पर भी होगी और भारतीयों पर भी होगी। भारत के भीतर, यानी एक बात जोड़ी गई है, यानी कोई विदेशी है यानी प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी, भारत के भीतर हो, लेकिन कुछ और भी प्रावधान है उसके अंतर्गत, वो हम आगे बताएंगे। यानी थल सीमा के अंदर, वायु सीमा के अंदर या जल सीमा के अंदर कोई विदेशी व्यक्ति यदि थल सीमा के अंदर, वायु सीमा के अंदर और जल सीमा के अंदर है और जुर्म कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो वो क्या, बीएनएस उस पर लागू हो जाएगी। और जैसे जल सीमा पहले कितनी मानी जाती थी, तो पहले मानी जाती थी 3 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील में कितने होते हैं, 1.852 किलोमीटर होते हैं। अब उसका प्रभाव कितना है, जो आईपीसी थी वो 3 नॉटिकल मील तक लागू थी तब, यानी तब कैसे देखा गया था, जैसे तोप का गोला वगैरह फेंका गया था उसके हिसाब से। लेकिन अब 12 नॉटिकल मील, यानी हमारे पास अब संसाधन ज्यादा हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, उस हिसाब से 12 नॉटिकल मील अब वायु सीमा, जो जल सीमा है वो 12 नॉटिकल मील मानी गई है। ठीक है, यदि बीएनएस की हद यानी कहाँ तक है, जैसे यहाँ से कोई यात्री जा रहा है मुंबई से, और जहाँ तक 12 नॉटिकल मील लाइन होगी वहां तक वो प्रभाव में, बीएनएस के प्रभाव में आ जाएगा, किसी की मृत्यु कर देता है, चाहे अपराधी भारतीय हो चाहे पीड़ित भारतीय हो, तो या फिर विदेशी हों, लेकिन वो एरिया में उसके में आ रहे हैं तो भी क्या होगा, प्रभाव में आ जाएगी। उसके बाद अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, इसकी 12 नॉटिकल मील दोनों तरफ जल सीमा होगी हमारी। यदि इस संहिता एक्ट के उपबंध प्रोविजन का उल्लंघन करेगा कोई दोषी, तो उसको दोषी को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ये तो पता ही है। लेकिन भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो क्या ये बीएनएस लागू होगी, भारत से बाहर अपराध हो रहा है
तो अपराध कब कब ये लागू होगी? जब भारतीय नागरिक और विदेश, जैसे भारतीय नागरिक है तब तो लागू होगी, यानी भारत से बाहर है, अगर भारतीय नागरिक है तो होगी। लेकिन विदेशी विदेशी नागरिक नागरिक पे ये कब लागू होगी? जब विदेशी नागरिक कोई पीड़ित कर दे किसी भारतीय को, या भारतीय अपराधी हो, यानी भारतीय किसी विदेशी को पीड़ित कर दे, तो भी ये क्या क्या लागू हो जाएगी, क्या बीएनएस। भारत से बाहर किया गया ऐसा माना जाएगा जैसे भारत में ही हुआ है। भारत से बाहर हुआ है लेकिन कैसा माना जाएगा? जैसे ये भारत में ही हुआ है ये अपराध। यह संहिता लागू होगी यदि, ये संहिता कब लागू होगी? भारत से बाहर किसी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा किया गया, यानी कोई अपराध है वो भारतीय नागरिक द्वारा किया गया है, यानी भारत में अगर कोई रजिस्टर्ड है, कोई शिप या एयरक्राफ्ट है वो रजिस्टर्ड है, चाहे वह कहीं पर भी हो, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया हो, भारतीय द्वारा या विदेशी द्वारा, तो ये बीएनएस लागू हो जाएगी। क्योंकि जो ये रजिस्टर्ड है वो शिप या एयरक्राफ्ट वो कहाँ पर है? भारत में, इसलिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? भारत में स्थित कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट बनाकर भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध, यानी कंप्यूटर रिसोर्स को हम टारगेट बना रहे हैं और भारत से बाहर कोई व्यक्ति है वो कंप्यूटर रिसोर्स भारत के को टारगेट बना रहा है, तो वो व्यक्ति भारत की बीएनएस उस पर लागू हो जाएगी। और इसके बाद बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी। बीएनएस किस किस पे प्रभाव नहीं डालेगी? बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी, कोई विशेष लोकल लॉ है उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, कोई नियम है, स्थानीय नियम है, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। भारत सरकार की अधिकारियों, सेना, नौसेना, वायुसेना को दंडित करने वाले जितने भी एक्ट हैं, यानी उनके रूल और कानून अलग होते हैं, उनके कोर्ट अलग होते हैं, यानी सेना के, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और किस किस पर प्रभाव नहीं डालेगी? भारत के भीतर कुछ व्यक्ति हैं उनको भी छूट दी गई है। किस किस को दी गई है? जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्यों छूट दी गई है? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसा है? संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन व्यक्ति को बीएनएस के दायरे में रखेंगे ना कहीं ऐसा लगेगा कि संवैधानिक पद हैं ये, तो संविधान के प्रति बीएनएस लागू कर रहे हैं संविधान पर, तो इसलिए इन लोगों पे जब तक ये पद पर हैं तब तक बीएनएस नहीं लागू होगी। विदेशी संप्रभु पे लागू नहीं होगी, कोई राजदूत है उस पर भी लागू नहीं होगी, और विदेशी सेना पर भी लागू नहीं होगी। और इसके बाद अब जो धारा 2 है, परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। किस किस की परिभाषा दी गई है? जैसे धारा 2 की जो धारा 1 है उसमें किसकी परिभाषा दी गई है? कार्य एक्ट की परिभाषा दी गई। किसकी? एक्ट की। यानी यदि कोई व्यक्ति एक एक्ट कर देता है या फिर सीरीज कर देता है उसकी एक्ट, यदि किसी को एक लाठी मार देता है या बहुत सारी लाठी मार देता है, 50 लाठी मार देता है, तो उसका एक ही माना जाएगा, यानी एक ही एक्ट माना जाएगा, यानी एक्ट की परिभाषा दी गई है। 2 में क्या दिया गया? जीव जंतु, एनिमल की परिभाषा दी गई है। दो दो तो एनिमल या बर्ड कोई होते हैं तो उनसे कैसे लो, दो दो ऐसे करते हैं, लो, तो दो ऐसे याद कर लेंगे। मानव ह्यूमन बीइंग से भिन्न है। मानव होता है वो यानी एनिमल से अलग रखा गया है, इनसे भिन्न रखा गया है, लेकिन बायोलॉजी में वो सेम रखा गया है, यहाँ पे तो अलग है। अब अपराध क्या होता है? जो विधि के विरुद्ध हो, कानून के खिलाफ हो, लेकिन अपराध होने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? मानव का होना जरूरी है। अपराध के लिए मानव का होना जरूरी है, दुराशय का होना जरूरी है, यानी बैड इंटेंशन होना जरूरी है, यानी आपकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, आप सद्भाव पूर्वक और सतर्कता से कार्य कर रहे हैं, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी उसमें कुछ में छूट मिलेगी आपको। एक्शन का होना जरूरी है, लेकिन कोई अब वो है उनमें एक्शन ना हो फिर भी जुर्म माना जाएगा। जैसे डकैती की तैयारी करना ही जुर्म है। और भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के प्रति आप कोई ऐसा जुर्म कर रहे हैं, आतंकवादी कृत्य कर रहे हैं,
तो वो भी तैयारी करना ही जुर्म है। और यानी एक्ट यानी कोई काम करना जरूरी है। और मानव को क्षति यानी लॉस हो, यानी किसी मानव को लॉस हो। किस किस का लॉस? 4 तरह का हो सकता है। शरीर का लॉस हो, शारीरिक, ख्याति, फेम, रेस्पेक्ट का, यानी आप मान हानि नहीं कर सकते। संपत्ति का, लेकिन किसी नेता वगैरह की आप आलोचना कर रहे हैं तो क्या वो मान हानि में आ जाएगा? नहीं, आ भी जाएगा लेकिन नहीं भी आएगा। किस तरीके से आप मानहानि कर रहे हैं? मानहानि तब आएगा जब आप उसके काम की आलोचना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पारिवारिक जन के बारे में आलोचना कर रहे हैं तो आ जाएगा उसमें मानहानि में। ख्याति संपत्ति या मानसिक, यानी मानसिक मन से। अब 3 में क्या आएगा? धारा 3 बालक या शिशु या चाइल्ड की परिभाषा। चाइल्ड की परिभाषा 3 जो नई जोड़ी गई है। अब जो शिशु है, शिशु कितने साल का माना गया है? 18 साल से कम का शिशु माना गया है। कूट कूट करण यानी काउंटेबल फीट। काउंटेबल फीट काउंटेबल फीट यानी जाली सामान, यानी तैयार करना, यानी काउंट करण यानी जाली फीट तैयार करना भी क्या है? जुर्म माना गया है। इसमें अब जो कूटकरण है कैसे याद करेंगे? धोखाधड़ी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करने दूसरी वस्तु बनाना। एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बनाना। जरूरी नहीं है कि वो हूबहू सेम हो, यानी आपने उसकी नकल की। तो कैसे याद करेंगे? जैसे 4 है तो काउंटर फीट तो काउंट कैसे करते हैं बच्चे? गिनती 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या क्या हो गई? 4। अब कोट में क्या लगती है? 5 रुपए की कोट फीस लगती है, जो ग्रीन कलर की आती है। कोट 5 रुपए की कोट फीस। अब मृत्यु हो जाए, यानी किसी की मृत्यु हो जाए। अब मृत्यु कैसे याद करेंगे? 6। मृत्यु मृत्यु 6 में परिभाषा मृत्यु की। तो किसी की मृत्यु हो जाए, उसका शरीर रखा रहे, तो फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद उसमें गलने की स्मेल आने लगती है, कैसे? छी। तो 2 6। उसके बाद 7, बेईमान कोई आदमी होगा, वो कैसा होगा? सातिर। तो बेईमानी की परिभाषा 2 7 सातिर। कोई ऐसा कार्य जब सदोष अभिलाव, यानी सदोष अभिलाव करने के आशय से, यानी सदोष अभिलाव कौन करेगा? जो यानी बेईमान व्यक्ति होगा वो तो लाभ लेगा, यानी उसकी चीज नहीं है फिर भी वो लाभ ले रहा है। सदोष हानि किसको करेगा? सदोष हानि जिसकी चीज है, वैध रूप से अख्तियार है, जो उस संपत्ति का, उसको सदोष हानि दे रहा है। तो बेईमान व्यक्ति कौन है? बेईमान की परिभाषा दी गई है। अब 2 8 में क्या बताया गया? दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। 2 8, ठीक है। 2 8 में डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। किसी पदार्थ की पर अक्षर, अंक या चिन्ह द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित कोई विषय, यानी कोई विषय है, अंकित है, अक्षरों से, अंकों से या चिन्ह से अभिव्यक्त है, यानी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो चाहे डिजिटल रूप में हो, जिसका प्रयोग यूज किया जा सके, उसको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट के अंदर आता है? यानी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की शर्तें जितनी भी लिखी गई हैं, DOC या बैंकर यानी बैंक द्वारा जो चेक, बैंकर का जो चेक दिया गया है उसको वो DOC। और मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्या मानी जाएगी? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मैप या प्लान एविडेंस की तरह यूज किया जा सके, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। DOC मतलब डॉक्यूमेंट। ऐसा लेख जिसे डायरेक्शन या निर्देशन या आज्ञा या इंस्ट्रक्शन के रूप में प्रयोग किया जा सके, उसको भी क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन कुछ 2 केस हैं, उसमें डॉक्यूमेंट की परिभाषा में और 2 चीजें ऐड कर दी गई हैं। जैसे श्यामा चरण वर्सेस SDM। अब श्याम जी के चरण दबाएंगे तो क्या मिलेगी? करेंसी नोट। तो करेंसी नोट को भी क्या ऐसे याद कर लेंगे? श्याम चरण करेंसी, तो करेंसी मिलेगी। तो करेंसी को भी ऐड किया गया है। कौन से केस में? तो श्यामा चरण के केस में। अब बोरैया वर्सेस कर्नाटका राज्य। तो बोरैया, अब कोई वोरैया यानी बोरा जाए कोई,
तो उसका क्या होगा, कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम होगा, ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद होगा कपटपूर्ण। कपटपूर्ण यानी फ्रॉड, यानी कैसे फ्रॉड, कोई कपट कर रहा है तो कैसे करेंगे, नो नो कपट, नो कपट, कपट नहीं करना है आपको। कपट करने की आशय से, इंटेंशन से किया गया कार्य, झूठ बोलकर यानी धोखा धड़ी करना या धोखाधड़ी, कपट पूर्वक मतलब धोखाधड़ी, फ्रॉड करना, तो कैसे बोलेंगे, दो नो, नो नो, दो दो नो में क्या है, नो नो, नो फ्रॉड, नो फ्रॉड, नो कपट, कपट नहीं करना है। अब 10 में क्या है, लिंग, जेंडर, जेंडर की परिभाषा। अब जेंडर में जेंडर के कुछ समानार्थी भी बताए गए हैं, यानी लिंग के क्या, प्रतीक, चिन्ह, निशान। लेकिन अगर इसमें बीएनएस में कहीं वह शब्द आ गया तो वो स्त्री, पुरुष या उभयलिंग सबके लिए आएगा। अब 11 यानी सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। अब 11 रुपए का हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो कैसा लगता है हमको, सद्भाव पूर्वक, यानी हमें सद्भाव, अच्छा भाव लगता है, दिल को शांति मिलती है, अच्छा भाव, तो 2 11। कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाएगा यदि, सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कब माना जाएगा, जब आपने सम्यक सतर्कता, यानी सतर्कता, आपने ड्यू केयर अच्छे से सतर्कता से कार्य किया है, सावधानी से कोई कार्य किया है। अब 2 12 में क्या है, सरकार, गवर्नमेंट है, तो कैसे याद करेंगे, 2 12, तो भारत सरकार, तो ऐसा लग रहा है भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। जल्दी में बोलेंगे तो कैसा लग रहा है, भारत सरकार, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब 13, 13 क्या है, संशय। संशय क्या है, किसी अपराधी को आप शरण दे रहे हैं तो वो क्या हुआ है, संशय माना जाएगा किसी अपराधी को। तब अपराधी को आपने शरण दे दी तो 13, तो आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी 13 ही हो जाएगी, यानी पुलिस आपको पकड़ लेगी तो जल्दी क्या होगी, 13 ही हो जाएगी, तो ऐसे याद कर लेंगे। आशय, अब संशय देने में क्या क्या माना जाएगा, अब कोई कहेगा हमने संशय नहीं दिया, ये हमने तो ये खाना दिया था, उसको पेयजल दिया था, धन दिया था, लेकिन ये भी माना जाएगा। तो उसकी परिभाषा में क्या क्या ऐड किया है, आप हास्य देते हैं, भोजन देते हैं, पेयजल देते हैं, धन देते हैं, या वस्त्र देते हैं, या आप गोला बारूद वगैरह उपलब्ध कराते हैं, वाहन दे देते हैं आप, तो भी क्या संशय में माना जाएगा। पकड़े जाने से बचाने के लिए आप उसके लिए सहायता करते हैं, कुछ थोड़ा सा सहायता कर देते हैं, तो भी संशय में माना जाएगा, यानी हार्बर में माना जाएगा। अब क्षति, क्षति इंजरी, यानी इंजरी की परिभाषा दी गई है, 2 14, 14 इंजरी, यानी 4 प्रकार की इंजरी दी गई है, यानी शरीर, शरीर की यानी क्षति की, शरीर की, बॉडी की क्षति, यानी मानसिक क्षति, ख्याति की क्षति, और संपत्ति की, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, 4 तरह की क्षति। अब 16, 16, अब जैसे न्यायाधीश, यानी कोर्ट में जैसे हम जाते हैं तो कोर्ट में वकील क्या कहते हैं, 16, 16 यानी 100 रुपए ला, ऐसे बोलते हैं 100 रुपए ला, तारीख के क्या 100 रुपए मांगते हैं वकील, तो कैसे याद करेंगे, 16 यानी न्यायाधीश की परिभाषा। 17, 17 नहीं, 17 नहीं, तेरा जीवन पड़ जाएगा, जीवन में हो जाएगा खतरा, 17 नहीं, तेरे जीवन में हो जाएगा खतरा, ऐसे याद कर लेंगे। 18, 18 में क्या स्थानीय विधि है, यानी जो लोकल लॉ है उनको परिभाषित किया गया है, ऐसा लॉ जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू हुआ है, समाज के कटे छटे लोगों हैं उन पे कोई लागू हुआ है, ठीक है, और जैसे पार्किंग फाइन वगैरह और वोटर, उनमें क्या बीएनएस किस तरीके से लागू होगी वो, यानी उसमें पीछे तो मना ही कर दिया था कि लागू नहीं होगी। उसके बाद पुरुष, 19, 19, तो 19 क्या है, पुरुष यानी मेल की परिभाषा, यानी 19 में क्या है, पुरुष की परिभाषा दी गई। 20, अब 20, कोई 20 साल का है तो क्या करेगा, वो एज देखेगा, यानी एज देखेगा, क्यों देखेगा, क्योंकि उसको यूपीएसआई में फॉर्म बनना है, तो क्या देखेगा, मंथ देखेगा, ईयर देखेगा, एक एक मंथ चेक करेगा, मेरा 21 का हो गया या नहीं, यानी 20 का होगा तभी तो चेक करेगा, तो मंथ ईयर, यानी मंथ ईयर, यानी जो, और कौन से कैलेंडर में, ग्रिगोरियस कैलेंडर में, ग्रिगोरियस कैलेंडर में, यानी बीएनएस, ये बताया गया। 21, 21, 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूव करेंगे आप तो क्या कहेंगे, 21, ऐसे याद करेंगे। अब 22, 22 में वचन, 2 और 2, 2 और 2, क्या होगा, वचन, आप वचन लेंगे तो फिर क्या होंगे, आप 2 और बालक 2, तो 2 और 2 वचन। उसके बाद क्या, 2 3 यानी 23, 23 शपथ, शपथ, शपथ याद करेंगे, वचन के बाद क्या ली जाएगी, शपथ ली जाएगी। अब 24, 24 में क्या है, अपराध है,
24 24 यानी चोर 24 यानी चोर 24 यानी चोर। अपराध कौन करता है? चोर करता है। तो कैसे करेंगे? 24 चोर चोर क्या कर दिया? यानी चोर क्या दे दिया? चोर ने जहर दे दिया। 24 यानी अपराध, यानी अपराध की परिभाषा दी गई है इस संहिता के अंतर्गत। अध्याय 3 यानी साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस यानी कुछ अन्य धाराओं को छोड़कर छूट प्रदान की गई। इस संहिता के विरुद्ध किए गए कार्य विधि विरुद्ध यानी अपराध माने जाएंगे। अब अपराध के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है? मानव का होना जरूरी है, आपका बैड इंटेंशन होना जरूरी है, आपराधिक कृत्य होना जरूरी, एक्शन होना जरूरी है। ऐसा कोई कार्य जो मानव से कृत्य से मानव को या समाज को क्षति हो, ये हमने पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, इंजरी भी 4 तरह की होती है, अपराध भी 4 तरह के होते हैं, ये पहले ही एक्शन में बताया गया। उसके बाद लोप। लोप का मतलब होता है, अब ये कैसे याद करेंगे? 25 25 25 यानी पच्ची जैसा लग रहा है, पर्ची पर्ची जैसा 25 25 तो 25 क्या हो गई? खो गई। 25 क्या हो गई? खो गई, लोप, खो गई। अब लोप की परिभाषा दी गई है। लोप मतलब किसी भी चीज का आप क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, यानी आपको जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लोप। जैसे आपकी शादी हुई तो आपको आपकी पत्नी की जो चीजें उपलब्ध करानी थी वो करानी चाहिए लेकिन नहीं की, तो वो क्या होगा? लोप हो गया। यानी व्यक्ति की परिभाषा दी गई 26 26 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या जाते हैं? व्यक्ति व्यक्ति जाते हैं, नर और नारी कहाँ जाते हैं? 26 जनवरी बूंदी लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? 26 26 में व्यक्ति। अब जो व्यक्ति है, व्यक्ति व्यक्ति में क्या क्या केवल पर्सन आएगा? नहीं, कंपनी आएगी, एसोसिएशन आएगा, बॉडी, ये सभी आएंगे, चाहे ये कोऑपरेटिव हो या इनकोऑपरेटिव हो, दोनों होंगे। तो 28 में क्या होगा? 28 में क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा 28 में दी गई है। 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 कैसे याद करेंगे? 2 8 हट हट। तो लोग से होगा उसे क्या नहीं कह सकते हैं आप? हट हट नहीं, 2 8 2 8 दूर हट, दूर हट, ऐसे नहीं कह सकते। किससे? लोक सेवक से। तो लोक सेवक में क्या क्या आएगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर जैसे सीईओ, जेसीओ, एनसीओ, प्रत्येक न्यायाधीश, एवरी जज, प्रत्येक जज आएगा। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, वो चाहे संपादक हो, लिक्विडेटर जिसको बोलेंगे, रिसीवर हो या कमिश्नर हो, ये सभी क्या आएंगे? न्यायालय के अंतर्गत जो है उनको लोक सेवक माना जाएगा। न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सदस्य, वो भी क्या आएगा? लोक सेवक में आएगा। प्रत्येक मध्यस्थ यानी बिचौलिया, एविडेटर, जो किसी मामले की रिपोर्ट के लिए व्यक्ति प्रयोग किया जाए कोर्ट में या लोक प्राधिकार में, वो भी क्या होगा? यानी लोक सेवक माना जाएगा। सरकार का प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक होगा। कौन कौन सा अधिकारी? अपराधों का निवारण करने वाला अधिकारी, अपराधों की सूचना देने वाला अधिकारी, यानी जो सम्मन देने आते हैं वो भी कैसे हो जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। आप उनकी मारपीट वगैरह नहीं कर सकते हैं, यानी ये सब, यानी अपराध का निवारण, यानी जिसने निवारण किया है, यानी जिसने समझौता कराया है, वो अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करने वाला है, यानी आपको कोई न्याय के लिए उपस्थित कर रहा है, वो भी क्या? लोक सेवक माना जाएगा। आप ये नहीं कि उनकी मारपीट कर दी क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये लोक सेवक हैं, ऐसा नहीं कह सकते। पब्लिक पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी की सुरक्षा का संरक्षण करने वाले, यानी पब्लिक, यानी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है, यानी वो भी लोक सेवक माना जाएगा। यानी सरकार के अन्य प्रत्येक अधिकारी को भी लोक सेवक माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो निर्वाचन नामावली को तैयार करता हो। अब जैसे आपके घर पे कोई निर्वाचन नियमावली तैयार करने के लिए आपको नाम वगैरह पूछने आ रहे हैं, आपने उसको बीएलओ को ही पीट दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते, वो लोक सेवक है, तो आप बीएनएस के दायरे में एक लोक सेवक की मारपीट करने के जुर्म में जो भी होगी धारा वो लग जाएगी। तैयार करना, प्रकाशन करना या बनाए रखता है,
वो और रिवाइज करता है। चुनाव या चुनाव के किसी भाग को संचालित करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगरपालिका आयुक्त यानी लोक सेवक माना जाएगा। प्रत्येक अधिकारी जो लोक कर्तव्य करने के लिए सरकार से फीस कमीशन के रूप में मेहनताना लेता है। सरकार की सेवा में यानी सरकार से जो वेतन लेता है वो क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। विधायक यानी एमएलए यानी एमएलए को यानी विधायक को लोक सेवक नहीं मानेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। कोतवाल थाना अधिकारी को भी क्या कहेंगे? लोक सेवक कहेंगे। अध्यापक कौन होगा? लोक सेवक होगा। विधि विशेष विधि यानी ऐसा लॉ जो किसी विशिष्ट विषय यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लागू करता हो। जैसे अफीम वगैरह का कोई कानून है, कोई मवेशी अत्याचार, जुआ, रेलवे या ऐसा कोई नया जो कानून बनाया है वो उसको क्या कहेंगे? विशेष विधि कहेंगे यानी स्पेशल कानून कहेंगे। और उसके बाद मूल्यवान प्रतिभूति क्या क्या है? कोई ऐसा दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गई, बैनामा हो गया, पासपोर्ट हो गया, आयकर निवारण आदेश कोई ऐसा हो गया तो उसको क्या कहेंगे? मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। उसके बाद जलयान। अब इसको 30 तो ये हो गया 30 विशेष विधि कानून। 31 क्या होगा? मूल्यवान प्रतिभूति 31। उसके बाद 32 जैसे बत्ती है तो बत्ती किसमें? जलान तो जलान में क्या हो जाएगी? भुंज जाएगी। तो ऐसे याद कर लेंगे 32 जलयान की परिभाषा। अब 34 है क्या है? वसीयत की परिभाषा। वसीयत दस्तावेज संपत्ति का बंटवारा। वसीयत क्या है? दस्तावेज या संपत्ति का बंटवारा क्या होगा? वसीयत होगा। यानी 34 यानी 3 3 4 यानी वसीयत यानी कोई चीज बांटी जाएगी वो 3 4 में ही तो बांटी जाएगी। 1 2 होगा तो बटेगी नहीं चीज। कितने होंगे? 3 4 तो होंगे तभी तो बटेगी है। तो वसीयत तभी तो की जाएगी। अब 3 4 है, 1 होगा तो नहीं की जाएगी, 2 होगा तो नहीं, तो क्या होगा? 3 4 तो ऐसे याद कर लेंगे। 35 में क्या? महिला, किसी आयु की महिला यानी चाहे बालिका हो, ठीक है, उसको भी महिला ही। इसमें अगर महिला का है तो इसका मतलब ये है किसी भी आयु की नारी को महिला कहा जाएगा। उसके बाद सदोष अभिलाभ क्या है? यानी गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का लाभ लेना। कोई संपत्ति का लाभ ले रहा है यानी लाभ लेने वाला कोई व्यक्ति है वो वैध रूप से हकदार नहीं है उस चीज का, लेकिन उसका लाभ उठा रहा है। जैसे वो ये कोई किसान है, उसका खेत कोई जोत रहा है तो वो क्या कर रहा है? उसका वैध रूप से वो खेत नहीं है लेकिन फिर भी उसको जोत रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सदोष अभिलाभ ले रहा है, लाभ ले रहा है। और सदोष हानि किसको होगी? किसान को। तो वो सदोष हानि किसमें? 36 में क्या है? 36 में सदोष लाभ। इसमें 37 में क्या है? 37 में सदोष हानि यानी गैर कानूनी ढंग से संपत्ति की हानि या हानि उठाने वाला वैध रूप से हकदार नहीं है। यानी वैध रूप से क्या नहीं है? हकदार। अब साधारण स्पष्टीकरण दिए गए हैं धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण क्या क्या दिए गए? बीएनएस के संबंध में कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है जिससे किसी भी चीज को समझने में कठिनाई न हो। यानी इसमें इस धारा में क्या बताया गया? किसी को यानी आपको पढ़ने में, इसको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो धारा 3 की ए है, उसमें क्या बताया गया? बीएनएस में आने वाली सभी परिभाषाएं अपराधों को साधारण अपवाद चैप्टर 3 से रखा गया है। यानी चैप्टर 3 है उससे उसके अधीन माना जाएगा। यानी चैप्टर 3 है के अपवादों के अधीन भी माना जाएगा। जैसे सेक्शन 20 यानी धारा 20 में क्या है? 7 वर्ष से कम आयु के शिष्य को यानी 7 वर्ष से कम आयु का जो शिष्य है वो यदि कोई कृत्य कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध यानी क्यों नहीं माना जाएगा वो आगे बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे 7 साल से कम का बच्चे का माइंड है, इतना माइंड सेट नहीं होता कि वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है, और वो अपराध करने के लिए उसका इतना माइंड सेट नहीं है, ऐसा माना गया है। अपराध किस नियम पर लागू नहीं होता? यानी एक्सेप्शंस
यानी कब लागू नहीं होते वो, जैसे कोई एक पुलिस अधिकारी है, वो किसी की हत्या कर देता है यानी मार देता है बिना वारंट की गिरफ्तारी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोई अपराधी ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे मजबूरी में उसने गोली चलाई, लेकिन उसको ऑर्डर किसने दिया पुलिस अधिकारी को, उसके ऊपर वाले अधिकारी ने दिया, तो वहां पे वो उसने ऑर्डर का फॉलो किया, तो वहां वो अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उसके यानी जैसे कोई संपत्ति है किसी व्यक्ति के कारण उसके पति या पत्नी या सेवक या लिपिकर, ठीक है, उनकी है तो उसकी उसी व्यक्ति की मानी जाएगी, यानी पति की हो चाहे पत्नी की हो चाहे सेवक की या चाहे लिपिक की, तो संपत्ति इस तरीके से मानी जाएगी कि संपत्ति क्या है, उसी की संपत्ति है, ऐसा माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये संपत्ति मेरे नाम में नहीं है, अगर उसके लिपिक के नाम में भी है तो भी उसकी संपत्ति, सेवक के नाम में है तो उसकी संपत्ति हो, या पति या पत्नी के नाम में तो भी उसी की संपत्ति मानी जाएगी। धारा तीन धारा 3(5) में सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन यानी कॉमन यानी एक जैसा क्रिमिनल माइंडसेट होना बताया गया है, कॉमन सामान्य आशय बताया गया है। जब कोई अपराध कई कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय देने के लिए पूरा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति वैसे दोषी माना जाएगा जैसे कोई अकेले उस कार्य को करता है, ऐसा माना जाएगा। ये नहीं जैसे एक बी की ए ने हत्या की लेकिन डी क्या कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। सी का भी कॉमन इंटेंशन था उसको क्षति करना, लेकिन मारा किसने, ए नहीं, तो ये नहीं कह सकता डी कि मैं तो गाड़ी चला रहा था मैंने नहीं मारा है, तो यानी समान दोषी माने जाएंगे, सेम, यानी उनका कॉमन इंटेंशन था इसलिए। उसके बाद किसी कार्य द्वारा लूप द्वारा परिणाम कारित करना यानी एक्ट या ओमिशन, यानी आप किसी कार्य को करना चाहिए लेकिन आपने क्या कर दिया, लोप कर दिया, यानी ए ने बी को पीटा, यानी पीटने के बाद उसको खाना नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो यानी उसको खाना देना चाहिए लेकिन उसने क्या नहीं, उसने मारा नहीं है जान से, लेकिन उसने क्या किया, लोप कर दिया, खाना देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, तो ऐसा क्या है, लोप माना जाएगा यहाँ पे। तो बी मर जाता है, तो इस तरीके से क्या होगा, लोप। धन्यवाद। आगे जो सेक्शन 4 है उससे आगे पढ़ेंगे हम।